नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और रेलवे एकदम फुल फॉर्म में है। रेलवे एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका पेपर होना है मेरे भाई अगले महीने 7 अगस्त से। तो एक महीना ही आपके पास बचा है और ये 30 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर का कंटेंट पढ़ोगे, उतने आपके पेपर में मार्क्स बनेंगे। रेलवे के अब तक बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, हर एक में पैटर्न यही देखा गया है कि प्रीवियस ईयर ही बार बार रिपीट हो रहा है। रेलवे बहुत ज्यादा नए सवाल नहीं बना रहा। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर को तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने करवाने में महारत हासिल कर रखी है। कोई भी एग्जाम होता है, हम उसका सबसे पहले सॉल्यूशन कराते हैं। रेलवे के आज तक जितने भी पेपर हुए सब मैंने इस चैनल पे सॉल्व करवाए हुए हैं मेरे दोस्त। तो मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपके एग्जाम की डेट आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल की तो मैं आपको मॉक टेस्ट ना कराऊं। तो मेरे भाई, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके एग्जाम से पहले पहले मैं 5 मॉक टेस्ट, 5 कंप्लीट फुल लेंथ एग्जाम पेपर यानी कि मैथ्स के पूरे 30 बेस्ट सवाल, वो भी 5 सैंपल पेपर की फॉर्म में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई। अगर आप अप्रिशिएट करोगे और आप और डिमांड करोगे और सेशन प्रैक्टिस करना चाहोगे तो मैं और आगे भी करा दूंगा, लेकिन कम से कम मेरी तरफ से वादा है कि मैं आपको 5 एग्जाम पेपर सॉल्व कराऊंगा। जैसे आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैं भी 30 क्वेश्चन कराऊंगा, अर्थमेटिक एडवांस सारा कुछ। देखिए, जैसे 30 सवाल आएंगे तो उसमें 16 से 17 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मैथ के रहेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के रहेंगे और 2 से 3 सवाल आपके स्टैटिक्स और डीआई का हो सकता है, वैसे वो आ नहीं रहा, ये रहेगा मेरे भाई। तो उसी हिसाब से मैंने पेपर भी सेट किया है। क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये एग्जाम पेपर 1 है। फैला दीजिए मेरे प्यारे भाई, दूर दूर तक फैला दीजिए सभी को। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो उससे पहले रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के लिए मैंने 10 एग्जाम पेपर सॉल्व कराए थे, 10 एग्जाम पेपर। और इनमें से डायरेक्टली इतने सारे सवाल पेपर में आए हैं, आप सभी को पता है। एक चीज मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया, यहां पर एक ऐसी प्लेलिस्ट है, रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन। रेलवे ने आज तक जितने पेपर कराए हैं, चाहे वो आपका एएलपी का पेपर हुआ हो, चाहे आरपीएफ एसआई का, जेई का पेपर हुआ हो, टेक्नीशियन का पेपर हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ हो, और अभी हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले खत्म हुआ आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर, वो भी मैंने सॉल्व करा दिया है। रेलवे के सारे पेपर सॉल्व हैं। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख डालते मेरे भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो आपको इसमें से बहुत फायदा होगा। इस सीधे सवाल के वैल्यू चेंज करके आपको पेपर में मिलेंगे। एनटीपीसी का आपका पेपर है तो ये वीडियो तो मिस करनी नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो मैंने टॉप 100 सवाल सॉल्व कराए मेरे भाई, ऑलरेडी लगभग 4 लाख बच्चे इसको देख चुके हैं 2 दिन में। अब आप देख लो कंपटीशन का लेवल कितना है। ठीक है जी, शुरू करें। मैं इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, हर एक एग्जाम पेपर की पीडीएफ आपको साथ साथ मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं मेरे भाई। हम बताएंगे आपको कि कैसे सवाल आएंगे और कैसे आपको पेपर में करना है। ठीक है जी, आ जाएं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल, ए बी के डायरेक्टली, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। ए 210 है तो बी 51 है। बताइए ए का मान क्या है अगर बी 136 है। ए बी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जो रेशियो ए का होगा वही सेम रेशियो बी का होगा। अब बताओ, ए का मान पहले 210 था, ए का मान पहले 210 था, अब ए का मान, नया मान आपसे पूछा है। बी का मान कितना था भाई पहले? ए 210 था तो बी का मान 51 था, बी का मान 136 हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब या अनुक्रमानुपाती का मतलब ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसी रेशियो में चेंज होगा। तो 17×3 = 51 और 17×8 = 136। 3 से मेरे भाई 210 70 बार जाएगा तो 17×8 = 560। तो ए की वैल्यू 560 आ जाएगी और ये सवाल का आंसर आ गया मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां से सेकंड करेक्ट है। ज्यादातर जो आज के टेस्ट में सवाल है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ वो वाले लिए मैंने। आइए बच्चे, एक बेईमान दुकानदार ये दावा करता है कि वो 20 रुपए केजी के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपए पर केजी पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है?
बहुत बढ़िया और बहुत वायरल सवाल है बेईमान दुकानदार का। देखिए बेईमान दुकानदार है, वो कह रहा भाई साहब देखिए, हम सेंधा नमक बेचते हैं, गांव से लेके आते हैं 20 रुपए किलो का और यहां बेचते हैं 17 रुपए किलो में, समाज सेवा कर रहे हैं हम। लेकिन वो बेईमानी कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ग्राहक उससे मांगता है 1134 ग्राम का पैकेट, तो 567 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि दुकानदार क्या कर रहा है, वजन में बेईमानी कर रहा है। 567 ग्राम वजन देकर ग्राहक से 1134 ग्राम का पैसा ले रहा है ना। दुकानदार ने 567 ग्राम दिया, पैसा ग्राहक से 1134 ग्राम का ले लिया। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, इन दोनों रेशियो की आप सीधी सीधी गुणा करते हैं, ये तरीका होता है। और मेरे भाई ये देखिए, इससे पूरा 2 बार कट गया, 2 से आपका 20, 10 बार कट गया, यानी कि आ गया 17/10। यानी कि अल्टीमेटली जो दुकानदार है बेईमानी करके 10 का सामान 17 में बेच रहा है, 7 का प्रॉफिट कमा रहा है 10 पर, है ना, यानी कि 70%। 1/10 10%, 7/10 70% प्रॉफिट। बड़ा बेसिक सवाल था, ये बताइए। सवाल नंबर 3 से 4 बार मेरे दोस्तों सवाल आया है ये। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 247 है। इन दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के संगत होगा, कौन सी इक्वेशन बनेगी x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं खटाखट खटाखट सॉल्व करके, मुझे खुद नहीं सॉल्व करना, आपको सिखाना है। तो मैं आपको ना धीरे 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 करके ही समझाऊंगा मेरे भाई। तो जैसे दो लगातार पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें एक एक का अंतर होता है। इन दो पूर्णांक में से छोटा x है, आप बताओ अगर छोटा वाला x है तो अगला क्या आएगा, अगर लगातार संख्या x+1 होगा कि नहीं अगला। और सवाल में बोला है इनका जो गुणनफल है वो 247 है, तो x गुणा x+1 बराबर 247 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो x की इक्वेशन क्या बनेगी भाई, x की x में गुणा करेंगे x² प्लस x की 1 में x, और -247 चला जाएगा इधर लेफ्ट साइड में बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी प्यारे बच्चों x का मान निकालने के लिए, x² प्लस x -247 बराबर 0। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हां, पर आपको एक बार कर लेना चाहिए। सवाल नंबर 4 देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है, जो हर साल 25% के हिसाब से बढ़ रही है। 3 साल पहले की जनसंख्या, 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, एक शहर की जनसंख्या हर साल 25% यानी कि 1/4 बढ़ रही है, फ्रैक्शन में जल्दी हो जाएगा। मैं ये लिख लेता हूं मेरे भाई प्रेजेंट। सेम सवाल है भी, थोड़ा थोड़ा डाटा बदल के कई कई बार पेपर में आया, और ये केवल रेलवे में नहीं एसएससी में भी आया है। तो मैं ना इन एग्जाम पेपर में वही सवाल कराऊंगा जिनके फंसने के चांस सबसे ज्यादा है। पहले इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, बाद में जो है नॉर्मल भी करेंगे। ये प्रेजेंट है मेरे भाई, ये मैं लिख रहा हूं 3 साल पहले, ये 2 साल पहले की कहानी। एक्चुअली पूछा है 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस बताओ। एक शहर की जनसंख्या हर साल 25% बढ़ जाती प्रति वर्ष, 25% यानी कि 1/4। अगर जनसंख्या 4 है मेरे भाई, तो एक साल में 5 हो जाएगी। 25% बढ़ने का मतलब जनसंख्या एक साल में 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 3 साल में क्या होगा भैया, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले, 3 साल में जनसंख्या का रेशियो क्या होगा, क्यूब। अगर 25% बढ़ने का मतलब एक साल में जनसंख्या 4 से 5 होगी, हर साल 25% बढ़ रही है, 3 साल में क्या होगा, क्यूब करना पड़ेगा। 2 साल के लिए स्क्वायर करना पड़ता है मेरे भाई। यानी कि 3 साल पहले अगर जनसंख्या 4 का क्यूब 64 थी, तो अब प्रेजेंट में 125 होगी मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर ये बात आपने बढ़िया बताई। अब देखो 3 साल पहले 2 साल पहले का डिफरेंस पूछा, हर साल 25% बढ़ रही है अभी। तो 3 साल पहले अगर 64 थी, तो 64 का 25% 16 होता है ना। तो 64 को मेरे दोस्तों 16 ही तो बढ़ाना है। वैसे भी मेरे दोस्तों यही आपसे पूछा है। तो 2 साल प्रेजेंट से 2 साल पहले कितनी होगी, 80। आप बोलोगे यस सर, कि 64 को 25% बढ़ाएंगे, 64 का 25% 16, 80 हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि 16 का मल्टीपल आंसर आएगा, क्योंकि 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस 16 का मल्टीपल। जैसे 16 का नियम यह है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए, ना ये 16 से कटता 930, ना ये मेरे भाई ना ये। तो आंसर ये वाला आ जाएगा। सॉल्व करना है तो वो भी होगा कि जनसंख्या थी 1,60,000 मेरे दोस्तों, 125 की वैल्यू 1,60,000, प्रेजेंट में 1,60,000 है, बताओ कितने गुना।
देखो 125 अट्ठे 1000 होता है, 1000 8 बार जाएगा, और 16 अट्ठे 128 यानी कि 1280 गुना हो गया। 125 से पहले 1000 3 जीरो काटी 8 बार, फिर 160 अट्ठे 1280 आ गया। यहां 16 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 1280 गुना होगी। एंड में एक जीरो आएगा और जीरो के बाद 8 छिंग 48 8 आएगा, तो ये वाला आंसर होना चाहिए। तो हमें ना कम से कम कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 5। हमने ऐसी कोशिश की है कि एक अर्थमेटिक एक एडवांस लिया जाए, आपके दिमाग जल्दी जल्दी सोचे। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। एस टी आर 32 डिग्री है। पी और क्यू का रेशियो 4:9 है। एंगल क्यू और एंगल पी की माप में कितना अंतर है? कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं इस सवाल का। तो भाई पूरे देश को पता चल चुका है, अब हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता लग चुका है कि हमारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन कोई मैच नहीं कर सकता, कोई बराबर नहीं कर सकता। और जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड, हर बच्चा समझ पाएगा और कम से कम समय में पेपर में कर पाएगा। समझ में आई बात? कम से कम समय में। चलिए, क्योंकि हम बच्चे के हिसाब से समझते हैं कि बच्चे की डिमांड क्या है। चलो, इसलिए तो सबसे ज्यादा सैंपल पेपर, एग्जाम पेपर यूट्यूब पे हमारे देखे जाते हैं गणित के। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, मान लीजिए आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, आड़ा टेढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा गंदा सा बन गया जी, ऐसे बना लेते हैं मान लो। बच्चों मैंने आपके सामने चतुर्भुज बना दिए, पी क्यू आर एस, यही नाम है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते, तो यहां एंगल आर का बाइसेक्टर और एस का बाइसेक्टर, एंगल आर और एस के बाइसेक्टर यहां पॉइंट टी पर मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट टी पर, तो ये वाला एंगल बन जाएगा ना मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर ये एंगल बन जाएगा। ये एंगल आपको दिया भी है 32.5 डिग्री। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के, लगातार होना चाहिए, जैसे एस और आर लगातार है, एस और क्यू लगातार नहीं, ये नहीं, लगातार एंगल एस और आर के बाइसेक्टर अगर यहां पे मिलने इस एंगल एस टी आर पर, ये जो एंगल एस टी आर होगा मेरे भाई, ये बाकी जो दो कोण बचे पी और क्यू उनका एवरेज होगा। यानी कि एंगल पी और एंगल क्यू को जोड़ के आधा कर दीजिए, ये एंगल एस टी आर होगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब यहां पे ये एंगल 32.5 डिग्री का दिया हुआ है एस टी आर, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा? और ये पी और क्यू का रेशियो 4:9 है। एंगल पी और एंगल क्यू, इन दोनों एंगल का रेशियो यहां पर 4:9 है। रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। अगर ये 32.5 डिग्री का है तो इन दोनों का सम क्या आएगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू आएगा, एस टी आर का दुगुना। भाई ये जो एंगल है पी और क्यू का एवरेज है, एवरेज अगर 32.5 डिग्री है तो पी और क्यू का सम कितना आएगा? 32.5 डिग्री का दुगुना यानी कि 65 डिग्री। ये जो है एंगल पी प्लस एंगल क्यू आ जाएगा। दोनों एंगल का सम कितना है? अगर ये 4 है 9 है तो दोनों एंगल का सम है 13। 13 की वैल्यू 65 डिग्री है मेरे दोस्तों, 5 गुना। पूछा है क्यू और आर का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है क्यू और आर का? 9 और 4 का डिफरेंस भी 5 है, तो 5 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 गुना आएगी, यानी कि 25 डिग्री। दोनों एंगल का जो डिफरेंस है 25 डिग्री होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका एस टी आर 32.5 डिग्री है तो पी और क्यू का सम क्या आएगा? 32.5 डिग्री का दुगुना 65। 65 9 4 13 यूनिट की वैल्यू और डिफरेंस 5 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। इतना सा सवाल था मेरे भाई, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। सवाल नंबर 6, 3 27 और 23% की 3 लगातार छूट के बराबर एकल छूट दशमलव के 2 स्थान तक बताओ अप्रोक्स में। देखो जो ज्यादा बच्चे उड़ते हैं यूनिट डिजिट लगा लेंगे, डिजिटल सम लगा लेंगे, इस सवाल में रैपट पड़ेगा उनको। ठीक है मेरे भाई, अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, सब 45 पॉइंट 45 पॉइंट 45 पॉइंट 45 पॉइंट, इतने नजदीक है ऑप्शन है, इतने नजदीक, सारा ज्ञान धरा धरा रह जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तरीका ये भी है कि 2-2 का आप सक्सेसिव कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहां पे कोई खतरनाक तो है नहीं परसेंटेज, तीनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 3 बार लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट कैसे निकालते, उसका कॉन्सेप्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों को जोड़ो, 3 27 30 30 और 23 53 53 माइनस, डिस्काउंट है माइनस होता है, फिर 2-2 की गुणा करके जोड़ो, 2-2 की गुणा, जैसे 27 81, 27 गुणा 23 आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई?
540 और 81, 540 और 81 यानी कि 621 आ गया। फिर मेरे दोस्तों ये 23 दिया 69, ये 69 हो गया मेरे भाई, 69। तो 81 और 69 आ गया मेरे दोस्तों 150, 621 और 150 हो जाएगा मेरे भाई 771। तीनों को जोड़ा 771 बटे 100, 100 से भाग करेंगे 7.71, 7.71 प्लस, प्लस भी आएगा मेरे भाई, ये भी लेना पड़ेगा। फिर क्या, तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करो बटे 10,000, तीनों की गुणा करेंगे तो जैसे 27 गुणा 23 आपको पता है 540 प्लस 81 621, इसका 3 गुना क्या आएगा 1863, 1863 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.1863, 0.1863% ये मेरे दोस्तों आएगा। ठीक है जी। अब बताओ 53 में से अगर 7.71 घटा लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 53 में से 8 घटाओ ना, 45.29 हो जाएगा। 45.29 में अगर मैं 0.18 जोड़ूंगा तो 45.48 के करीब आ जाएगा, ये आंसर है। 45.29 में अगर हम लोग ये जोड़ते हैं 0.1863 तो 45.4763 हो जाएगा, लगभग 45.48% के करीब। इतने ज्यादा नजदीक ऑप्शन एग्जामिनर ने दिए। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एक्चुअल सवाल है, एक्चुअल ऑप्शन कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बताएंगे। सवाल नंबर 7 बच्चे, सवाल ये है कि अगर x माइनस 1/x3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। इसका आप स्क्वायर करेंगे x माइनस 1/x का तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा मेरे भाई, और क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 2, माइनस से प्लस में जाना, k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 9 और 2 11। ठीक है, अब फिर से मेरे दोस्तों स्क्वायर पे जाना है, पावर 2 से पावर 4 में जाना है मेरे भाई, प्लस से प्लस में। फॉर्मूला क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 होगा, लेकिन क्योंकि हम प्लस से प्लस में जा रहे हैं। 121 माइनस 2 119 आंसर है सवाल का। ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ नहीं था, मेंटली हो जाएगा। 8वां सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 अंकित करता है। 9% डिस्काउंट के बाद भी, 9% डिस्काउंट के बाद भी उसे कॉस्ट प्राइस पर 30% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस बताओ, सबको पता है पूरी दुनिया में भैया, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर दिया हुआ है, तो उस सवाल में आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल पाओगे। क्या होगा, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो आएगा, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। डिस्काउंट है 9%, तो 100 माइनस 9 91, प्रॉफिट है 30%, 100 प्लस 30 130 ही आ गया। और ये 13 से बढ़िया से कट भी रहा है, 13 7 91, 13 2 130, 7/10। सीपीएमपी का रेशियो पता चल गया, तो अब किस बात की कमी है। यहां पे किसी वस्तु का मूल्य 5,960 अंकित करता है, मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है 10 यूनिट की वैल्यू 5,960 रुपए, तो मैं तुरंत ही समझ गया 596 टाइम्स, यानी कि यूनिट 2 आएगा, 7×42 2 यूनिट डिजिट आएगा। अच्छा ये देखना पड़ेगा, 7 गुणा 596, तो 7 की 600 में गुणा 4242 से कितना कमाएगा, 28 कमाएगा, 4172 इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। 4172 रुपीस। आ रहा है मजाक करने में मेरे भाई, आ जाइए आगे। सवाल नंबर है 9, बताओ। बहुत बहुत बढ़िया, ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जो हुआ उसमें ये सवाल था मेरे भाई, एएलपी के पेपर में सवाल था। अपनी सामान्य चाल का 2/5 साल से चलने पर अभिजीत अपने ऑफिस 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः यूजुअल टाइम कितना लगता है। देखिए मेरे भाई, अभिजीत भाई को जाना है अपने घर से ऑफिस, अब चाहे वो कैसे भी जाए मेरे दोस्तों, लेकिन डिस्टेंस उसे यही जाना है, घर से ऑफिस। अगर कहीं और गया तो उसकी बीवी दौड़ा दौड़ा के मारेगी, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन अभिजीत ने अपनी स्पीड 2/5 कर दी। अगर अभिजीत ने अपनी स्पीड को 2/5 कर दिया तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 5/2 गुना।
क्या आप मेरी बात को समझे? क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, उल्टा। स्पीड अगर 2/5 गुना कर दी तो टाइम उल्टा 5/2 गुना हो जाएगा। यानी कि अभिजीत को अगर यूजुअल 2 समय लगता था तो 5 यूनिट समय लगता है, 3 यूनिट ज्यादा लगता है। जबकि सवाल के अनुसार स्पीड कम कर दी ना, अब अभिजीत 48 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 3 की वैल्यू बच्चे 48 मिनट है, यानी कि 16 गुना। तो यूजुअल टाइम क्या है, 2 की वैल्यू भी 16 गुना आएगी भाई, 32 मिनट, 32 मिनट ही तो सवाल का आंसर निकला। सेकंड ऑप्शन ठीक है। बताओ, ऐसे करना है सवालों को। सवाल नंबर है 10। बताइए बच्चे, देखो अर्थमेटिक के सवाल तो बच्चे कर पाओगे, एडवांस के सवाल तभी होंगे जब आपको फॉर्मूला वगैरह याद होंगे। अगर आपको नहीं याद है कॉन्सेप्ट, तो भाई देखो ये हमारी किताब है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आप इस किताब को ऑर्डर करके मंगा लीजिए। ऑनलाइन सस्ती पड़ेगी मेरे भाई, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। देखो पहली बात तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट ऐसे समझाएंगे चित्र बना के, कलरफुल है ना, ये मल्टी कलर फॉर्मेट में। इतने सारे फॉर्मूला होते हैं सिमिलरिटी के, है ना, इन सेंटर, सेंट्रोइड, क्वालिटल के फॉर्मूला, सर्कल के बहुत सारे फॉर्मूला, सब आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत सस्ती है बुक, आप इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए, और बेस्ट भी है मेरे भाई, मैथ्स कॉन्सेप्ट इन फॉर्मूला बुक। ये चैनल का नाम है, यही किताब है। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल है ना, रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम 1260 है, विकर्णों की संख्या बताओ। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। मान लो अगर किसी समबाहुभुज में n भुजाएं हैं, तो उसके अंतः कोणों के योग का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर बच्चों 1260 डिग्री है। यहां जाएगा 18 7 126, 7 बार कट जाएगा, -2 जाएगा राइट साइड में, तो n बराबर 9 आ गया। यानी कि पॉलीगन में 9 भुजाएं। अब पूछा इसमें विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का जो कंसेप्ट है वो ये है n इंटू n माइनस 3/2, ये कंसेप्ट है। अगर यहां पे बहुभुज में 9 भुजाएं हैं तो विकर्ण कितने होंगे, 9 गुणा 9-3 6/2, यानी कि 27। ठीक है, तो मैं साथ साथ हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट भी लिख दूंगा या बोल दूंगा, जिससे कि आप वो भी करते चले। सवाल नंबर है आपके सामने 11, फटाफट बताओ बच्चों क्या उत्तर है। अब देखिए ये सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-13, x-26 और x है, इसका एरिया क्या है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई। सॉल्व अगर करना है तो पहले x का मान निकालना होगा भाई, भुजाएं पता करनी होंगी। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा ये है x, है ना, इनके स्क्वायर का सम बराबर x²। लेकिन ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है बेटा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये समांतर श्रेणी में है, इन तीनों भुजाओं में 13 का गैप है। एक ही ट्रिपलेट दुनिया में ऐसा है, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसकी तीनों भुजाएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 4 5 1 1 का गैप है। लेकिन यहां साइड में 13 का गैप आ रहा है, तो अगर मैं इसको 13 से गुणा करूं तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। कन्फर्म यही राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। जिनमें सबसे बड़ी भुजा ये एक्स होगी मेरे भाई, सबसे बड़ी भुजा। ये क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका आएगा x-26, 65 में से 26 घटाइए, ये क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ये है x-13, 65 में से 13 घटाओ 52। तो यानी कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मेरे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए, देखिए इससे 13 ज्यादा, x-13 में 13 जोड़ूंगा x आ जाएगा। तो आप समझ जाइएगा मेरे भाई कि वो 3 4 5 के ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये दोनों साइड जो है 39 52 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। ठीक है जी, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा 1/2, 39 गुणा 52। तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए तुम आपको ये मॉक टेस्ट करा रहे हैं भैया, एग्जाम पेपर सॉल्व। 9 छिक्का 54, 4 आएगा एंड में, तो ये आंसर आ गया। 1 और 14 बड़े सवाल है ना। बताइए सवाल 12, आकाश ने एक वस्तु को 21% के लॉस पर बेचा। अगर उसने 8% कम में खरीदा होता और 198 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं हम 100 मान के बनाते हैं। माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट है, डाटा बहुत आसान है, इसको ना सर्कल में बंद कर दो। तो आकाश ने एक वस्तु को 21% लॉस पर बेचा, इसका मतलब 100 का सामान कितने में बेचा, 100 से 21% कम करिए 79 में बेचा। ये इफ वाला बहुत फेमस पैटर्न है। अगर उसने 8% कम में खरीदा होता, 100 से 8% कम क्या होता है 92।
अगर सामान को 92 यूनिट में खरीदा होता और 198 रुपए ज्यादा में बेचते, जिस प्राइस में पहले बिक रहा था उससे 198 रुपए ज्यादा में बेचते, तो 5% का लाभ होता। भाई पहले सामान 100 में खरीद रहे थे, 92 में खरीद रहे हैं, तो 92 पे अगर 5% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। 92 का 5% क्या आएगा मेरे भाई? 10% 9.2, 5% आएगा 4.6। 92 का 1/20 करेंगे ना, आप बोलोगे आंसर, तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 96.6, यानी कि अब सामान 96.6 यूनिट में बिकेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। यानी कि पहले वस्तु बिक रही थी 79 में, अब वो वस्तु बिक रही है 96.6 में, तो कितना एक्स्ट्रा में बिकी मेरे प्यारे भाई? 17.6, 17.6 यूनिट एक्स्ट्रा में बिकी मेरे भाई। जबकि सवाल के अनुसार वस्तु को 198 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, तो 17.6 की वैल्यू 198 रुपए के बराबर है। तो यहां से 176 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल हटाएंगे तो एक उधर एक जीरो बढ़ जाएगा, 1980 रुपए। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो उधर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब बताओ, 22 से कट गया ना, 22 8 176 और 22 निम्मा 198, ठीक है जी। 4 से भी कट गया, 4 से 8 2 बार, और मेरे दोस्तों 4 से नहीं 2 से कटेगा ना, 2 से 4 बार, और ये 45 बार। 4 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए आ गई। आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछे, यानी कि 25 से गुणा। आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए तो 25 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो आंसर भी यहां 45 की 25 से गुणा आ जाएगा, यानी कि 1125 रुपए। 1125 रुपए आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 22 का पहाड़ा याद है तो आप तुरंत कर पाएंगे। ऐसे सवाल होता है प्यारे भाई। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का रेशो 10:9 है। इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चा बच्चा जानता है, यह सवाल एसएससी में रेलवे में वायरल है, आसान बहुत है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर संगत भुजाओं की लंबाई का रेशियो 10:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वर्ग कर देंगे, यानी कि 100:81। ये आंसर आ गया इतना सा। सवाल नंबर 14 देखिए। ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में 15 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अगर ये सवाल सॉल्व करना है, धारा की चाल निकालने, तो आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, और आंसर बहुत गंदे गंदे हैं, लेकिन ऑप्शन है दूर दूर। ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर है, तो भाई एप्रोक्स सॉल्व करें, एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ईश्वर जी नाव चलाते हैं धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ईश्वर जाते हैं 721 किलोमीटर 42 घंटे में, 42 आवर्स में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस बटे टाइम। किससे कट रहा है प्यारे बच्चों? है ये मेरे प्यारे भाई, यहां पर 7 से कट जाएगा, ये 103 बार, और ये 7 6 42, 7 1 7 0 7 1 7 6 42 मेरे प्यारे भाई। 103 को अगर 6 से भाग देंगे तो 17 6 का 102, एप्रोक्स 17 बार जाएगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड लगभग 17 आ गई है। धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम इसी दूरी को 721 किलोमीटर को जाने में 15 घंटे लगते हैं। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी मेरे भाई? 721/15 है भाई। तो 15 चौका 60, 12 15 8 120, एप्रोक्स 48 आ गया, लगभग 48। डेसिमल डेसिमल आएगा, पर यहां तो कई 3 3 4 4 का फर्क है, तो डेसिमल को इग्नोर कर सकते हो। धारा की चाल, करंट की स्पीड पूछिए। करंट की स्पीड आएगी मेरे भाई D-U/2, ये कॉन्सेप्ट होता है। 48 - 17 कितना आ गया मेरे भाई? 31। 31/2 आएगा, यानी कि लगभग 15.5 के करीब आएगा। 15.5 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा ही 15.5 के करीब है, मेरा आंसर हो गया, है ना। तो हमें सवाल के ना डाटा के हिसाब से देखना है कि आंसर किस तरीके से दे रखे हैं, तो हमें अपना तरीका बदलना है। 15वां सवाल, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। इसका जो है विस्तार करो। करो बच्चों इसका विस्तार। 7a + 6b + 4c का स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है कि a + b + c के स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + c², फिर 2 की गुणा प्लस 2ab + 2bc + 2c है। वो देखो देखो, ये तो सब में सेम दे रखा है। 2ab पे ध्यान दो, 2 7 14, 14 6 84ab, 84ab आएगा, 88ab है, गलत हो गया। यहां पे देखेंगे
दो छिक्का 12 चौक 48 बीसी, 48 बीसी है, यहां देखिए 43 बीसी है, गलत हो गया। इन पे देखिए, 2 सत्ते 14 चौका 56 एसी, ये 56 एसी आएगा। भाई ये देखो, ये 66 एसी है, गलत हो गया। तो 3 गलत हो गए, यानी कि तीसरे ऑप्शन में कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये वाला सही है। तो हमें लिखना नहीं है, हमें ऑप्शन से चेक करना है। आपके सामने तो कंप्यूटर पे सवाल आएगा तो कंप्यूटर में देख के ही करना है, ठीक है ना। ऑप्शन उतारने का टाइम नहीं है आपके पास। सवाल नंबर 16 देखिए, एक क्लास में 14 लड़के हैं, उनका एवरेज वजन है 40.25 किलो, ठीक है। बाकी 4 लड़कों का एवरेज वजन 38 किलो है। तो क्लास के सभी बॉयज का एवरेज वजन ज्ञात कीजिए और आंसर लगभग में। देखो, जब आंसर लगभग में है तो आप यहां पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम बिल्कुल ना लगाएं मेरे भाई, ठीक है, सॉल्व ही कर ले। देखो, वैसे तो मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं, पर मैं आपको बता देता हूं बेसिक से भी कैसे करेंगे। एक क्लास में 14 लड़के हैं और उनका एवरेज वजन है 40.25 किलो, 40.25 केजी, ठीक है बच्चे। और बाकी के जो 4 लड़के हैं, इन बेचारे 4 लड़कों का वजन है 38 किलो, 38 केजी। पूछा पूरी क्लास का औसत वजन। देखिए, पूरी क्लास का जो भी एवरेज वेट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। आंसर 38 और 40.25 के बीच में आएगा, यानी कि ना तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है। इनका 40.25 है, इनका 38 है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। 38 और 40.25 के बीच में आंसर रहेगा। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन फंस गए मेरे भाई। लेकिन ये भी काफी दूर दूर है। देखो मेरे भाई, अगर लड़कों की संख्या बराबर बराबर होती, मान लीजिए ये 14 लड़के हैं, ये भी अगर 14 लड़के होते, तो आंसर आता भाई इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज आंसर आता। वैसे 38 और 40 का एवरेज आता है 39, 39 आंसर आता। पर मेरे भाई यहां जो है ये वाले ज्यादा हैं, ये वाले 14 लड़के ज्यादा हैं। भाई जो ज्यादा है, जिसकी मेजोरिटी रहेगी, सरकार उसकी तरफ झुकेगी, यानी कि आपका आंसर इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। समझ में आया? 39 और 40.25 के बीच में, यानी कि 39 से बड़ा आंसर आएगा। ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, ये आएगा। बिना सॉल्व करे या बिना डेविएशन के भी ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कर लीजिए आप इसे। सवाल नंबर 17, आपके सामने बच्चे क्यूबिक इक्वेशन दी है, इसे सभी, इसके सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, क्यूबिक इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म की होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम होता है वो माइनस का b/a होता है। रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस का d/a होता है। ये आप ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है। बस आपको यहां पे केवल वैल्यू रखनी है। अब जैसे यहां पे b की जगह क्या लिखा है, -8, तो -8 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। a की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो 8/4 यानी कि 2 आएगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर हो गया। 2 यहीं आ रहा है, मुझे आगे नहीं निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। रूट्स का गुणनफल निकालना है तो -d/a। यहां पे d की जगह क्या लिखा बच्चों, -19 लिखा हुआ है, और a का मान कितना है 4 है, तो -19/4। चौथा ऑप्शन ठीक हो गया। मजा है ना सवाल करके। ये देखिए बच्चे, सवाल है आपके सामने 18, और ये सवाल पार्टनरशिप का है। आलोक, गीता और सुरेश ने एक बिजनेस शुरू कर दिया मेरे भाई, बढ़िया बिजनेस है इनका, और 56,000, 52,000 और 69,000 का इन्वेस्ट किया। साल के एंड में कुल प्रॉफिट हुआ 76,700 रुपए। कुल प्रॉफिट का 31% डोनेशन में चला जाता है, दान में चला जाता है। बाकी को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है। सुरेश का हिस्सा क्या होगा, देखिए 3 लोग हैं, आलोक, गीता और सुरेश। इन्होंने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, ये रेशियो ले लिए ना, 56, 52 और 69। आगे वो ये कट नहीं रहा मेरे दोस्तों किसी से। तो तीनों लोगों ने, आलोक, गीता, सुरेश ने पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो तीनों लोगों के बीच जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा, तीनों के बीच में प्रॉफिट। अब साल के एंड में कुल प्रॉफिट हुआ 76,700 रुपए का, लेकिन इस 76,700 में से 31% तो दान दे देंगे। मान लो 100% कमाया तो 100 में से 31 दान दे दिया, तो बचा कितना, 100 में से 31 घटाओ 69%। 69% को ही ये तीनों लोग आपस में बांटेंगे। पूछा उसमें से सुरेश का शेयर क्या होगा। अब इसमें से सुरेश का शेयर आपसे पूछा है,
तो सुरेश का जो शेयर होगा वो होगा 69 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल यानी कि मेरे भाई तीनों का सम 56 प्लस 52 प्लस 59, बताइए मेरे भाई 50 50 150 और 60 210 6 2 8 9 17 यानी कि 227 आ गया 227। किसी को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 5 5 10 और 160 आएगा और 6 2 8 9 17 187 आएगा मेरे भाई, 187 187 है, ठीक है। 6 2 8 9 17 के साथ हासिल 1 5 1 6 6 5 11 11 11 और 6 17, क्या कर रहे हैं हम? 177 है भाई। अब बताओ बच्चे, यहां देखिए परसेंटेज से 2 जीरो तो कट ही जाना है। अब यूनिट मैच कर लो मेरे भाई, या तो यूनिट मैच कर लो या कुछ काट लो। ये किसी से कट भी रहा है? 777 से यार 767 तो कट नहीं रहा। 23 से 23 से भी नहीं कट रहा मेरे भाई। 7 7 14 15 69 से तो कट गया ना? 59 से नहीं, 59 से कटेगा मेरे भाई। देखिए ना, देखो 3 से अगर मैं इसको काटता हूं 23 बार और 3 से काटेंगे इसको 59 बार, और 59 से मेरे दोस्तों ये 1 और ये 3। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूनिट हो जाएगा भैया मैच। 3 तिया 9 और 9 नाम 81 यानी कि एक आएगा मेरे भाई, इकाई का 20,631, ठीक है भाई। चल समझ में बात? इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, चारों ऑप्शंस की इकाई का अंक अलग अलग है, वही सीधा मैच कर लेते। आगे आ जाते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 17, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12, ए सी 15, बाबरे यानी कि सारी भुजाएं बता दी है। चतुर्भुज का एरिया क्या है? चतुर्भुज का एरिया क्या है यार? ये तो चतुर्भुज बनाना पड़ेगा आपको यहां पे। अब ए बी 17 है, मान लीजिए मैंने 17 बना लिया ए बी। बी सी आपका 8 है, ये मैंने 8 बना दिया। सी डी आपका 9 है, सी डी दोस्तों हमने इस तरीके से 9 बना दिया, ठीक है। और एडी आपका 12 है, एडी को हमने इस तरीके से 12 बना दिया है। और क्या सब उल्टा सीधा बन गया है यार? चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे एडी आपका 12 है, ए बी आपका 17 है, ठीक है। बीसी आपका 8 है और सी डी आपका 9 है, ये आ गया मेरे भाई। और ए बी सी डी, ठीक है, यही तो बोला। ए बी की लंबाई 17 है, बीसी की लंबाई 8 है, सी डी आपका 9 है, ए डी आपका 12 है। तो आपसे पूछा है और भी कुछ रह गया, एसी। एसी की लंबाई 15 है, ठीक है जी। ये एसी, ए से सी को मिला यानी कि हाइपोटेनस, ये आपका 15 है, डायगोनल हो गया सॉरी। तो आपसे पूछा क्वालिटरल का एरिया, ए बी सी डी का एरिया, सवाल खत्म। यानी कि ये सवाल तो लल्लू लाल हो गया कि जब आप इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन गया। 8 15 17 ट्रिपलेट, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 8 15 17, और मेरे भाई ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यार। ये देखो 9 12 15, 9 12 15 90 डिग्री के सामने आएगा जी। ये 9 12 15 3 4 5 का 3 गुना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यानी कि इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो, आंसर आ गया। जैसे 8 15 17 को यहां पे डायगोनल एसी ऐसे दिया कि 8 15 17 ट्रिपलेट बन गया 1/2। इसका एरिया क्या आएगा? 90 डिग्री बनाने वाले की भुजाओं की गुणा 8 गुणा 15 प्लस इसका एरिया क्या आएगा? 90 डिग्री बनाने वाली साइड है 9 12, 90 डिग्री के सामने 15 आएगा, 1/2 9 गुणा 15। समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। 9 गुणा 12 सॉरी। चलिए, तो 2 चौक 8, ये आपका मेरे भाई 60 हो गया, और ये मेरे प्यारे भाई आपका 54 हो गया। 60 और 54 114, 114 सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सेकंड करेक्ट।
समझ में आ गया? आसान सा सवाल था, देखिए कितना बेहतरीन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 20। सीमा और दर्शन की इनकम का रेशो 7-8 है, ठीक है। वे 15,000 9,000 रुपए की बचत करते हैं, ठीक है। उनके खर्चे का रेशो 11:16 है, खर्चे का रेशो। तो पूछा है सीमा दर्शन का कुल खर्चा। देखो खर्चे का रेशो दिया है 11:16, तो कुल खर्चा आएगा 11 + 16 27। 27 का मल्टीपल, वैसे 27 का मल्टीपल है, पर ये भी जैसे 8 4 12 3 15 और 12 27, यार ये भी मल्टीपल है। तो यहां ना ऑप्शन से बात नहीं बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। सीमा दर्शन का कुल खर्चा, देखिए दो लोग हैं सीमा और दर्शन, ठीक है। उनके खर्चे का रेशियो कितना है? 11:16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का सवाल है, ऐसे सवाल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से होते हैं। खर्चे का रेशियो 11:16। अब भैया खर्चे में अगर बचत जोड़ेंगे, सीमा की बचत 15,000 रुपए है, दर्शन की बचत 9,000 रुपए। अगर खर्चे में बचत जोड़ेंगे मेरे भाई, तो फाइनल किसका रेशियो आएगा बंधु? फाइनल रेशियो आएगा सीमा दर्शन की इनकम का, और उनकी इनकम का जो रेशियो वो 7:8 है। इनकम का रेशियो 7:8 है। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 8 88 और 16 7 112। 88 और 112 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 12 और 12 24 आ जाएगा डिफरेंस। 24 आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 8 88 16 7 112 डिफरेंस आपका 24 आ गया। यहां देखो भैया, 7 रम 63,000 और 15 अट्ठे 120, 1,20,000। तो 1,20,000 में से 63 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 37 होगा, और 20 57,000। तो 24 की वैल्यू जो है वो 57,000 आ जाएगी, 57,000 रुपीज। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा कुल खर्चा, यानी कि इनिशियल जो है ये कुल खर्चा, इनिशियल का ही तो मल्टीप्लायर आया, 11 + 16 27 यूनिट की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई थी बेसिकली, ठीक है ना। 24 यूनिट की वैल्यू ये है, और आपसे यहां पे 27 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो तरीके तो काफी सारे, पर एक बताऊं, जैसे 24 से 27 जाना है, 3 यूनिट आपको और चाहिए। और 3 यूनिट कैसे आएगा? 8 से डिवाइड कर लो। 24 को 8 से डिवाइड करो, 3 आता है। 57,000 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 7 56 7,000, और ये आ जाएगा भाई 1,000 को डिवाइड करें 1,125 रुपए, 1000/8। और इन तीनों को जो, इन दोनों को जोड़ो, 24 और 3 27, तो 57 7 64,125 रुपए आ गया। देखो ये रहा ऑप्शन थर्ड। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन का मेथड बढ़िया है। ठीक है जी, हो गया ना सवाल? कितना जबरदस्त था। आइए सवाल नंबर 21 बनाओ जरा। एक कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2684 पाई है, इसके आधार का व्यास 44 है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो शंकु के आधार का व्यास 44 है, तो रेडियस तो 22 आएगी ना, 22 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई देखो, यहां रूट में या दशमलव में तो है नहीं, 22 के साथ एक ही ट्रिपलेट बन पाएगा ये वाला। देखो मैंने तो आंसर निकाल दिया कि मुझे ना ट्रिपलेट की बहुत अच्छी नॉलेज है। आप जिस दिन ट्रिपलेट की नॉलेज रखोगे, इतनी देर में सवाल होगा। सॉल्व करना चाहते, देखिए रेडियस 22 आ गई। अब यहां पे कर्व सरफेस एरिया दिया है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। रेडियस यहां पे 22 है, इंटू एल यानी कि स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई, और ये सवाल में दे रखा है 2684 पाई बच्चों। ठीक है, तो अपन को यहां पे ये सॉल्व करना, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 22 से काटेंगे 2684 को, तो 22 एकम 22, 4 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, यानी कि स्लांट हाइट आ गई 122 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आ गई 122 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछिए हाइट। बेटा ये तो ट्रिपलेट बनाते हैं ना, कोन, जब भी हम कोन बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कोन बनाएंगे तो ये रेडियस है और ये हाइट है, और इनके बीच में क्या होगा? 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? स्लांट हाइट। अब आप यहां पे ध्यान से देखो कि 122 और 22 दो से कट रहा है, 11 बार और ये 61 बार। क्या 11 60 61 ट्रिपलेट नहीं है? 11 60 61, बस यहाँ पे दुगुना कर दिया है, इसमें ये आपका हाइपोटेनस होगा। अभी ये 122 होगा, 61 दूनी 122, एक भुजा 11 दूनी 22 है, तो दूसरा क्या बचेगा? 60 दूनी 60 का दुगुना 120। ट्रिपलेट मैंने पहले देख लिया कि एक ही बनता है 11 का, 11 60 61, उसी पे सवाल था मेरे भाई। तो अच्छा सवाल है, सॉल्व भी जल्दी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे आ जाएंगे, हम यहां पे करेंगे सवाल नंबर 22। बनाओ।
उस पॉइंट से 250 √3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से इस टावर के फुट की दूरी 250 मीटर है। देखो इतनी भी इस सवाल में जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे भाई ये टावर है, मान लो ये एक टावर है और ये हो गया बच्चे टावर का फुट, ये टावर का फुट हो गया। अब इस टावर के फुट से 250 मीटर की दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी, ठीक है ना। और ये टावर है 250 √3 मीटर ऊंचा, ये टावर जो है 250 √3 मीटर ऊंचा है। तो उस पॉइंट से टावर के टॉप का ये वाला एलिवेशन एंगल बताना है जिस बिंदु से टावर के फुट की, टावर का फुट हो गया दूरी 250 मीटर है, 250 मीटर, ठीक है भाई। ये एलिवेशन एंगल बताना है। ये 250 से 250 √3 गुना, ये रेशियो कितना है, ये रेशियो देखो 1:√3 है। अब सबको पता है 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, बात खत्म। सेकेंड ऑप्शन पूरा समझा दिया। 1:√3 है, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात कीजिए एग्जैक्ट मेरे प्यारे भाई। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 10-12 सवाल ऐसे आए हैं, 10-12 सवाल है आपके सामने, ऑप्शन है, हर ऑप्शन के इकाई का अंक एक पलक झपकते देख लेना चाहिए, अलग अलग है। 6 चौक 24 4, एंड में 4 आएगा, ये वाला आंसर है, बाकी कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ये हो गया मेरे भाई। लेकिन अगर सॉल्व भी करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। 594 604 इनका एवरेज है, 600 इनके बीच में 600 आता है। ये 600 से 6 कम है, 600 से 4 कम है, 600 से 4 ज्यादा है। 600 - 4 गुणा 600 + 4, a - b गुणा a + b, यानी कि a² - b², a² - b²। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, तो 3,60,000 से 16 कम करना, ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा। आया ना सवाल समझ में मेरे भाई। आइए सवाल नंबर हम यहां से करेंगे बंधु 24। ए एक काम को 120 दिन में कर सकता है, बी 150 दिन में कर सकता है। 20 दिन तक साथ काम करते हैं, फिर बी चला जाता है, ए काम जारी रखता है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। तो देखिए दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 120 दिन में कर सकता है और बी 150 दिन में। तो ना इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 120 और 150 का एलसीएम 600। हमने मान लिया कि भैया टोटल वर्क 600 है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंजे 60 5, और बी कितना करेगा जी 4। ये 4 आ गया। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। 20 दिन तक साथ में काम करते दोनों लोग। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9, एक दिन 9, एक दोनों लोग कितने दिन तक काम करते हैं, 20 दिन तक। 20 दिन में कितना काम करेंगे, 180। तो 600 में से 180 काम हो गया। फिर बी चला गया छोड़ के, बी चला गया, बचा ए। ए काम जारी रखता है, उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है, यानी कि फिर बी छोड़ के चला गया, ए ने अगले 12 दिन तक काम किया अकेले। ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 12 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 60। ए ने 60 काम और किया, तो बचा काम कितना, 600 में से 240 घटाएंगे, 360। 360 यूनिट काम बाकी है, 360। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या हुआ मेरे भाई, सी ए से जुड़ जाता है और काम 48 और दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि अब सी और ए दोनों लोग मिलकर काम करते हैं 360 यूनिट। सी और ए दोनों लोग 360 यूनिट काम करते हैं 48 दिन में। तो सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे प्यारे भाई, डिवाइड कर दिए यहां से, यानी कि आ गया 15/2। 24 से कट जाएगा ना, 15/2। तो सी और ए दोनों जो है 360 यूनिट काम 48 दिन में करते, एक दिन में काम करेंगे 360/48, 15/2। यहां पे ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 15/2 में से 5 घटाएंगे 5/2, यानी कि 2.5। तो सी की एफिशिएंसी ही मैंने निकाल ली 2.5। तो पूछा सी कितने दिन में काम अकेले कर सकता है, तो टोटल काम तो 600 है। अगर इस 600 यूनिट काम को मेरे भाई सी करेगा, तो सी करेगा 5/2 एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में करेगा, 5 से 600 जाएगा, 120 दूनी 240 हो गया। 240 दिन में सी अकेले इस काम को कर सकता है। और बढ़िया सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर का सवाल था ना, तो अलग अलग आपको एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं यहां पर। सवाल नंबर 25 बताइए भाई साहब, त्रिकोणमिति का जल्दी से करो क्या उत्तर है।
देखिए भाई, ये सवाल जो है सॉल्व करना है। 3 + tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5 माइनस sec स्क्वायर 5 cosec स्क्वायर 5। अब यहां पे सवाल बेसिक फॉर्मूले से भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो कहीं भी फाई नहीं आ रहा, तो आप अपनी मर्जी से फाई का मान कुछ भी रख दीजिए। हमने यहां पे फाई का मान 45 डिग्री पुट कर दिया। ये मैं पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, मैंने इस चैनल पे अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस सब पूरा पढ़ाया है। आप अगर जाएंगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है एडवांस मैथ, तो मैंने एडवांस मैथ में इन चैप्टर्स की बहुत बढ़िया क्लासेस ली हैं भाई। ये देखिए, मैंने पूरा पढ़ा है। त्रिकोणमिति की 3 क्लास है बेटा, 2.5-2.5 घंटे की। अलजेब्रा की 4 क्लास है मेरे दोस्त यहां पर। हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास हमने ली है मेरे दोस्त। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने पूरा पढ़ा है 2.5 घंटे। तो सब यहां पे जाके पढ़ लीजिए, कभी परेशानी नहीं आएगी। भाई 45 रख लो, 3 + tan 45 1 cot 45 1। अब sec 45 √2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2 2 दूनी 4 पे आ जाएगा मेरे भाई। 5 में से 4 घटाएंगे 1 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। तो वैल्यू पुटिंग से खटाक से आंसर आ गया। सवाल नंबर करेंगे मेरे भाई 26। मीन मीडियन मोड वाला सवाल है, मूलानुपाती सूत्र वाला, गजब का क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताऊं कि हमारी वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग पे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट फ्री डले हुए हैं। हर सैटरडे संडे को लाइव टेस्ट कराते भी है मेरे भाई, ठीक है ना। हर सैटरडे संडे अगर आप लाइव टेस्ट नहीं देते हो, दिया करो, बहुत सारे सीरियस बच्चे देते हैं भैया। अगर आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, एसएससी नीचे रेलवे की हमने कैटेगरी अलग बना रखी है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी 2024-25 के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डले हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के 2016 का पेपर है, 2021 में जितने पेपर हुए सारी शिफ्ट डाली हुई हैं। मैं 2024 के पेपर भी टाइप करवा के बहुत जल्द अपनी एप्लीकेशन पे फ्री डलवा दूंगा। इतने सारे सेट है मेरे भाई। अब टेस्ट फॉर्मेट ना अलग होता है टाइपिंग का, तो उसमें ना समय लगता है मेरे भाई। फिर वो एरर फ्री भी होना चाहिए, फिर उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ बनते हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर मैं बहुत जल्द आपके एग्जाम से पहले पहले डलवा दूंगा। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो और इस पे प्रीवियस ईयर के टेस्ट जो फ्री डले हुए हैं उनको लगाओ मेरे भाई, आप ही की हेल्प के लिए। बोला एक डाटा का जो मोड है मीन से 20.1 ज्यादा है, तो मोड जो है मीडियन से कितना ज्यादा है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सवाल में बोला है किसी डाटा का जो मोड है वो मीन से 20.1 अधिक है। मोड माइनस मीन बराबर 20.1, ये है, ये सवाल में दिया गया है। मोड मीडियन मीन में एक रिश्ता भी होता है कि मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये एक फॉर्मूला होता है जिसे इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं मेरे दोस्त। सवाल में पूछा है बताओ मोड मीडियन से कितना ज्यादा है, यानी कि मोड और मीडियन में रिश्ता निकालना है, मीन नहीं चाहिए। अब देखो मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, मीन गायब करना है। यहां मीन है, यहां मीन का दुगुना है। तो एक काम करो मेरे भाई, इस ऊपर वाली इक्वेशन को भी आप लोग 2 से गुणा कर लो, पूरी को 2 से गुणा, 2 से गुणा कर लो मेरे भाई। समझ में आया? क्योंकि मुझे मीन गायब करना, मुझे मीन चाहिए ही नहीं। अच्छा तरीका है, और आप इनको मेरे दोस्तों ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में माइनस का ट्वाइस ऑफ मीन, राइट साइड में बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ मीन कट जाएगा। 2 मोड प्लस मोड आएगा 3 मोड, 3 मोड, ठीक है ना, बराबर 3 मीडियन। 3 मीडियन को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो 3 मोड माइनस 3 मीडियन बराबर राइट साइड में क्या बचेगा, 20.1 का दुगुना, 20.1 का डबल। यानी कि मेरे भाई मोड माइनस मीडियन जो आ गया, मोड माइनस मीडियन ही तो पूछा था मेरे भाई। तो जो चीज आपसे पूछेगी केवल उस पर ध्यान दो, बाकी गायब करो। 20.1 का दुगुना आएगा मेरे भाई 60.2, और ये मेरे भाई ठीक है 3 है, 3 आपका नीचे पहुंच जाएगा, 3 आपका नीचे पहुंच जाएगा। ये आ गया क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। सॉरी, 40.2 होगा ना, ये 3 से गुणा नहीं कर। यहां पे मेरे दोस्तों 13 तिया 39 और भैया 0.4, 13.4 आ जाएगा। 13.4 इस सवाल का आंसर है। मोड माइनस मीडियन, ये पूछा मोड मीडियन से कितना ज्यादा है। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, ये एक बार नहीं आता ना ना ना, ये आता ही रहता है, आता ही रहता है। ठीक है जी, आगे चलेगा। सवाल नंबर 27 है एज वाला।
सुजाता की प्रेजेंट एज का 5 गुना वनीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 5 साल ज्यादा है। 4 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना सुजाता की एज के 5 गुने से 8 साल कम होगा। वनीता की एज सुजाता की एज से के साल अधिक है। के का मान क्या है, यानी कि दोनों की एज का डिफरेंस बताना है। देखो सुजाता की एज एस मान लो, ये केवल इक्वेशन सॉल्व करने वाला है। वनीता की वी मान लो, बोला है सुजाता की एज का 5 गुना 5 टाइम्स ऑफ एस, वो वनीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 5 साल ज्यादा है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। 4 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना, 4 साल बाद वनीता की एज क्या आ जाएगी, v प्लस 4। तो 4 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना क्या आएगा, सुजाता की एज के 5 गुने से। अब 4 साल बाद सुजाता की एज क्या आएगी, s प्लस 4। सुजाता की एज के 5 गुने से 8 साल अधिक होगा, 8 साल अधिक। क्या आप मेरी बात को समझें? 4 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना, सुजाता की एज भी 4 साल बाद लेनी पड़ेगी ना, उसके 5 गुने से 8 साल कम होगा मेरे भाई, कम होगा, माइनस है, ठीक है ना, कम होगा। यहां पे मैंने अधिक पढ़ दिया ऊपर वाली लाइन। अब यहां से मेरे दोस्तों जब आप देखोगे तो क्या आएगा, 3v और ये 5s माइनस का 5s बराबर राइट साइड में देखिए 5 चौक 20, 20 माइनस 8 12, 3 चौक 12 उधर चला जाएगा यानी कि 0। अरे वाह, ये तो 3v बराबर 5s ही आ गया। यहां से देखेंगे 3 चौक 12, 5 चौक 20 माइनस 8 12, तो 3v बराबर 5s, यानी कि यहां से v बटे s आ गया जी 5/3, v बटे s 5/3 आ गया। यानी कि वनीता की एज अगर 5 यूनिट है तो सुजाता की 3 यूनिट है मेरे भाई। अब यहां पे ये दिया हुआ है 5s बराबर 2v प्लस 5, यानी कि 5s माइनस 2v बराबर 5। क्लियर है, ये एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो अगर v का मान 5 है तो और s का मान 3 है तो यहां पे रखू ना 3 पंजे 15, v का मान यहां पे 5 है, 5 दूनी 10, 15 माइनस 10 आ गया जी 5 यूनिट। 5 यूनिट केवल सवाल में 5 साल ही है, यानी कि 1 गुना। तो आपसे इनकी एज का डिफरेंस पूछा, इनकी एज का डिफरेंस है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 2 साल आ जाएगी। 2 साल आंसर है, के का मान 2 साल आ गया। अच्छा सवाल है बेसिक सा, इक्वेशन तो देखो आपको यहां पे करनी ही पड़ेंगी सॉल्व। सवाल नंबर 28 देखिएगा आगे। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है। ओके, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है। लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? अच्छा, सवाल में यह बोला है कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी साइड से 18 सेंटीमीटर कम है। मैंने मान ली लंबी जो साइड है वो L है और छोटी साइड जो है वो B है। तो छोटी साइड की जो लंबाई है वो लेंथ से L से 18 सेंटीमीटर कम है, ये पहली बात बोली है। दूसरी बात ये बोले कि इसके एरिया की जो वैल्यू है, एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो किसके बराबर है मेरे भाई, वो इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है। अब आयत की परिधि क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। तो एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो परिधि के 6 गुने के बराबर है, 6 टाइम्स है मेरे भाई, ये आ गया 6 गुने के बराबर है। तो आपसे पूछा इसकी लंबी भुजा कितनी होगी, लंबी भुजा L का मान आपसे पूछा। देखो दोस्त यहां पे ना ये इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों गंदी इक्वेशन है। इनको सॉल्व करना एक लंबा काम है मेरे भाई। उस गलत काम में तो हम बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं, हम उठाएंगे ऑप्शन से। देखो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई ये आना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है 2 गुणा 6 12, यानी कि इवन नंबर, यानी कि L गुणा भी लंबाई गुणा चौड़ाई एक इवन नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई 2 और 6 आ रहा है, तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई इवन नंबर होना चाहिए। यहां पे लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस भी 18 इवन नंबर है, तो लंबाई और चौड़ाई इवन नंबर होना चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर हो सकता है 36 केवल। देखो जब लेंथ की चौड़ाई में गुणा करता हूं तो 2 गुणा 6 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है। इन दोनों की गुणा करके एक इवन नंबर आ रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि यहां से लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 18 है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस भी 18 है, गुणा करके भी जो इवन नंबर आ रहा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों ही इवन नंबर होंगे, और तो हो ही नहीं सकता। यानी कि चौड़ाई 36 होगी, लंबाई 36 होगी मेरे भाई। अगर लंबाई 36 है तो चौड़ाई कितनी आएगी, 36 माइनस 18 18। यहां देख चेक कर लो, तो 36 गुणा 18 और ये क्या आएगा मेरे भाई
क्या आएगा 36 + 18 54, 2 × 54 × 6, 2 × 54 × 6। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है? 6 48, 2 चौक 8 6 48, बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एकदम सेम है भैया, मैच कर रहा है, यानी कि 36 ही आपकी लंबाई आ जाएगी। बढ़िया सवाल, ठीक है। वाह, ये 29वां बताइए मेरे भाई। सवाल है आपके सामने 29। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, तो बड़ा बड़ा सवाल है। देखो आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां एक ही क्वेश्चन में दो दो को मिक्स कर देता है। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्यों को 6.5 मिनट में पूरी तरीके से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में, देखो दोस्त, एक रेलगाड़ी पी जो है रेलगाड़ी क्यू को पार कर रही है सेम दिशा में, समझ में आया? हमें यहां पे रेलगाड़ी पी की स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी क्यू की स्पीड दी है 21 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी क्यू की लंबाई दी है 296 मीटर। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रेलगाड़ी पी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं द सेम अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम। रेलगाड़ी पी की लंबाई मुझे नहीं पता, क्योंकि लंबाई 296 मीटर है, तो डिस्टेंस बराबर सेम डायरेक्शन में पार करती हैं, समान दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड आएगी s1 - s2। 30 में से 21 घटाएंगे 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 ये आया। कितने समय में पार करती हैं? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, 6.5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करना ही पड़ेगा। 0 से डेसिमल हटाओ, 6 तिया 18 और मेरे भाई ये 3 तिया 9। रेलगाड़ी पी की लंबाई क्या आएगी? 65 का 5 गुना मेरे भाई 325, तो बड़ा नहीं, 65 का 5 गुना 325 तिया 975 हो जाएगा ना, 975 आएगा, -296। तो 975 में से आप 300 घटा लो ना, 675 और 4 679, तो रेलगाड़ी पी की लंबाई आ गई 679 मीटर। समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ सर। ये एक सवाल सॉल्व हुआ पहली लाइन से। अब यहां पे दूसरा सवाल लगा दिया। विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर पर आवर की से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह पार करने में रेलगाड़ी पी को कितना समय लगेगा? अब ये रेलगाड़ी मेरे दोस्तों पी, अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है रेलगाड़ी आर, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई दोनों ट्रेन की लंबाई का सम क्या है? पी की लंबाई निकाली 679, आर की लंबाई दी यहां पे 196 मीटर, 196 मीटर बटे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 + s2। अब यहां पे जो रेलगाड़ी P है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, R की स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी यहां पर s1 + s2 हो जाएगी 30 + 96, अपोजिट डायरेक्शन में 30 + 96 यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में 5/18 ये आ गया भैया। तो 18 7 126 आया। 679 में 196 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 679 में 200 जोड़ो, 879, 4 कम कर लो, 875, 875 बटे 35, 7 पंजे 35। सवाल सॉल्व हो गया भैया। 35 दूनी 70 और 27 5 बार चला जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया 25 सेकंड, 25 सेकंड में पार कर जाएंगे। 35 दूनी 70 बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 17 35 पंजे 175, ये हो गया भैया। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, दोनों को मिला दिया और एनटीपीसी का लेटेस्ट सवाल ये है। और इसी के साथ राजी खुशी हम जो है आखिरी सवाल की ओर आ चुके हैं, सवाल नंबर 30। और जिस लेवल का मैंने आपको पेपर करवाया है, गारंटी है, विश्वास रखिए इसी लेवल का पेपर आएगा। और स्टैटिस्टिक्स के 2 ही सवाल आएंगे, एक इंपेरिकल फॉर्मूला पे, एक इस तरीके से टेबल वाला। आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसकी मीडियन आपको निकालनी है। तो मेरे भाई मीडियन निकालने का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है इस बंटन का? तो फॉर्मूला होता है L + n/2
माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये टर्म होते क्या क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो भाई, आपको जैसे यहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी, तो आप यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालो। कैसे? जोड़ जोड़ के निकालना पड़ेगा मेरे भाई। 14 है, ये है यहां पर 14 है, 14 आ गया। 14 में आप 37 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, 51 हो गया। 51 में आप 28 जोड़ेंगे मेरे भाई, 79 हो गया। 79 में आप 39 जोड़ेंगे, 118 हो गया। 118 में 12 जोड़ेंगे, 130 हो गया। तो यानी कि आप इसको ऐड करते जाइए ना, तो ये 130 जो फाइनल आया है, यही आपका n का मान है 130। अब आपको n का आधा करना है 65, 65। अब 65 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, 65 से जस्ट बड़ा इक्वल नंबर ढूंढो, 79 यहां पे ना, 79 यही आपकी मीडियन क्लास है। यही मेरे दोस्तों मीडियन क्लास है, समझ में? इसे मीडियन क्लास कहते हैं। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 240, यानी कि L का मान 240 हो गया मेरे भाई। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 28। ये जो फ्रीक्वेंसी है F, इसका मान आपका 28 है मेरे दोस्तों। अब ये CF क्या है मेरे भाई? ये मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 71 है, इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है यानी कि ये, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 है। ये आ गया। अब H है मेरे दोस्तों क्लास इंटरवल, कितने का गैप है? 140, 190, 190, 240, 50-50 का गैप है ना? 190, 240 में 240, 290 50-50 का गैप है, तो H का मान 50 आ गया। ये सारी वैल्यू आपको पहले निकालनी ही पड़ती हैं और फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। L का मान आएगा जी 240 प्लस n/2, यानी कि भाई 65 माइनस 51, यानी कि 14। 65 माइनस 51 14, बट एफ का मान आ जाएगा जी 28 इंटू एच का मान 50। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 2 से आपका 50, 25 बार कट जाएगा। और 240 में 25 जोड़ूंगा मैं यहां पर, तो 265 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बेहतरीन, मजा आ गया। ये मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता है भैया स्टैटिक्स में, तो मैंने इस 4 घंटे की क्लास बनाई हुई स्टैटिक्स की, वो देख लीजिए। इसी के साथ हमारा ये पहला एग्जाम पेपर एनटीपीसी का 12th लेवल के मेरे प्यारे छोटे बच्चों के लिए खत्म होता है। आपको कैसा लगा मेरे भाई? कितने शानदार शानदार देखो हमने आज की क्लास में सवाल किए, मजा आया है ना? कमेंट जरूर करिएगा। और मेरी तरफ से वादा है, मैंने रेलवे वाले बच्चों को जो जो वादा किया, आरपीएफ कांस्टेबल का पढ़ाया, एनटीपीसी के मैंने सॉल्व कराए मेरे भाई, टॉप 300 क्वेश्चन करवाए, शॉर्ट्स की बहुत सारी सीरीज चलाई, सब पूरा करवा रहा हूं। ठीक है, तो 5 मॉक टेस्ट में कराऊंगा। उससे ज्यादा अगर आप डिमांड करोगे तो मैं आपको और भी करा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, हमारे चैनल पे एक जो है, मैं डेली शाम को 5 बजे एक शॉर्ट्स भी अपलोड करती है हमारी टीम, जिसमें मैं एक बेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं रिवीजन के लिए। टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चलिए, आप इसको भी फॉलो करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको सवाल और उनका सॉल्यूशन कैसा लगा मेरे भाई। धन्यवाद, बाय।